नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और हम हाजिर हैं इंडिया की बात इंडिया के साथ करने के लिए, क्योंकि यही तो इंडिया चाहता है। रोज आपके ढेरों संदेश हमें मिल रहे हैं। पूरा इंडिया हमें अपनी पसंद की खबरें बता रहा है। वो खबर जो जुड़ी है हर हिंदुस्तानी से, वो खबर जिसका असर सीधे हम पर और आप पर पड़ता है। आपका नजरिया आपकी पसंद की इस शो की पहचान है और उसे दिखाना हमारा मकसद। तभी तो हम कहते हैं आप बताएंगे हम दिखाएंगे। तो आज क्या देखना चाहता है इंडिया, क्या है खबरों को लेकर इंडिया की ख्वाहिश, सबसे पहले वो जान लेते हैं। किस खबर पर है आपकी नजर? पहली खबर रही कोरोना पर लॉकडाउन रिटर्न्स, दूसरी खबर रही चीन की 16 घंटे की हेरा फेरी, तीसरी खबर ऑप्शन दी गई आपके सामने घर से बाहर तक ममता की घेरेबंदी, और चौथा ऑप्शन था हमेशा की तरह अन्य खबरों का। देखते हैं क्या कहा हिंदुस्तान ने, वो कौन सी खबर पहले देखना चाहते हैं। वोटिंग आपके सामने है। 31% लोगों ने कोरोना की खबर को देखना पसंद किया है। लॉकडाउन रिटर्न्स वाली बात हो रही है। 14% लोग चीन की 16 घंटे की हेरा फेरी के बारे में जानना चाहते हैं। 15% लोगों ने ममता बनर्जी और उनके परिवार पर जो शिकंजा कसता जा रहा है उस खबर को देखने में दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन अन्य खबरें 40% लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि आज इन तीनों ऑप्शन के अलावा बहुत सी ऐसी खबरें रहीं जिस पर दर्शकों ने अपनी जानने की इच्छा जताई है। तो आपकी इच्छा हमारे सर माथे पर, और इसीलिए हम अपने इस खास न्यूज शो इंडिया चाहता है की शुरुआत करते हैं किसानों की खबर के साथ। आज किसान आंदोलन को 90 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों के किसान के हित में बताते हुए कानूनों को वापस नहीं ले रही है। वहीं पिछले 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। अब तो राजनीतिक दल भी इस मुद्दे का फायदा उठाने की तैयारी में जुट गए हैं। नेता महापंचायतों में लगातार आते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक किसान आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही थी, लेकिन अब किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए नई तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले 5 दिन में किसानों की क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में जरा जान लीजिए। 5 दिन का हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। 23 से 27 फरवरी के बीच 5 दिन के लिए हल्ला बोल रहेगा। 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाने का ऐलान किसानों ने कर दिया है। उसके बाद 25 फरवरी को 26 फरवरी माफ करिएगा, युवा किसान दिवस की तैयारी है। इसके तहत अलग अलग राज्यों से युवाओं को दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की अपील की गई है। 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। 27 तारीख यानी चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस। इस दिन दिल्ली धरने को मजबूत करने के लिए अपील की जाएगी। मतलब साफ है कि किसान संगठन अब अपने प्रदर्शनों और आंदोलनों को और बढ़ाने की तैयारी में है, और इस कड़ी में किसानों की महापंचायत का दौर भी जारी है। देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। ये है खड़ी गेहूं की फसल पर चलता ट्रैक्टर। तस्वीरें हरियाणा की जींद की है। यह गुलकनी और राजपुरा गांव में किसानों ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अपने खून पसीने की कमाई को जमींदोज कर दिया। किसानों का कहना है कि अब वो कानून रद्द होने तक सिर्फ अपने लिए सब्जी और अनाज उगाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद ये नई रणनीति किसान अपना रहे हैं। किसान अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, चाहे उसे फसल क्यों ना जलानी पड़े। दूसरा, हम स्टॉक भी करेंगे फसलें का। अगर सरकार MSP से कम खरीदेगी तो हम व्यापारियों को अपनी फसल नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान से भी विरोध की आवाज आ रही है। ये तस्वीरें सीकर की हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सीकर कृषि उपज मंडी में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माइक लेकर के, पर्चा लेकर के हर गांव में, गांव से गांव निकल करके हर गांव और ढाणी तक लगभग 800 गांवों में सीकर जिले में ये प्लान जा रहा है। और 23 तारीख की मीटिंग में भारी संख्या में माता बहनों के साथ यहाँ पे पहुँचने का निवेदन किया जा रहा है। ऐसी तैयारी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। यहाँ किसान आंदोलन राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी राष्ट्रीय लोकदल किसान पंचायत में भीड़ जुटाने की तैयारी में है।
चौधरी जयंत जी पूरे देश में घूम घूम करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से। उसी कड़ी में 23 तारीख को बस्ती के रुधौली में आ रहे हैं, पंचायत है। बिहार में भी विपक्ष ने किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। सरकार जो है ये जानबूझ करके किसानों पर हमला कर रही है। आप बताइए 100 रुपए जो है वो पेट्रोल का हो गया। तो इस प्रकार से जो देश हमारा जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता था, आज देश के हालात क्या हो गए हैं। मौजूदा सरकार जो है साफ तौर पे किसान विरोधी सरकार है। ऐसी एक रैली कल पंजाब के बरनाला में हुई, जिसमें बड़ी तादाद में किसान जुटे। ये रैलियां और ये तैयारियां बता रही हैं कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और मजबूत होता नजर आ रहा है। आपको याद होगा, पहले ये किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित था। फिर 26 जनवरी को लाल किले वाले कांड के बाद इसमें राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई। सड़क पर किसानों ने मोर्चा संभाला तो संसद में विपक्षी दलों ने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के साथ दिखने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए नजर आए। राहुल ने वहां ट्रैक्टर चलाकर किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात की। इस कड़ी में उन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र में भी वही बात की जिस बात को उन्होंने लोकसभा में कहा था। That these 3 laws are designed to destroy the agricultural system in India and give the entire business to 2 or 3 of Mr. Narendra Modi's friends. Agriculture is the only business that belongs to Bharat Mata. A few people want to own this business. 2 or 3 people to own and control Indian agriculture. तो ये तो रही बात विपक्षी। किसान आंदोलन पर सरकार की भी नजर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी किसान आंदोलन से उपजे असंतोष को सही नहीं मानते। सूत्रों के मुताबिक कल हुई बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग में किसान आंदोलन पर इशारों में बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि छोटा सा भी समुदाय असंतुष्ट हो तो देश अच्छे से नहीं चलाया जा सकता। सभी को साथ लेकर ही विकास के रास्ते पर चला जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है उनको संतुष्ट करना। इसके लिए जमीन पर काम करने की जरूरत होती है। असम की रैली में भी पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के बारे में सोचती है। ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जमीन बहुत ही उपजाऊ रही है। यहां के किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। तो इंडिया चाहता है कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि गतिरोध और तनातनी से दिक्कतें बढ़ती हैं, उससे कोई बेहतर रास्ता नहीं खुलता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आगे इंडिया चाहता है में और क्या है खास, यानी आज का न्यूज मेन्यू। खुदकुशी पर क्यों मजबूर हुए सांसद, यह खबर आगे आपको देखने को मिलेगी। तेल की कीमत पर चुनावी राहत और पुदुचेरी में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। तो ये खबरें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इंडिया ये भी जानना चाहता है कि आखिर क्यों कोरोना का मामला बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम आपको इस खबर के हर पहलू से वाकिफ कराते हैं, जिसको 31% आप जैसे लोगों ने देखना चाहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना ने पलटवार किया है और उसके नए स्ट्रेन के आने के कई मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि पूरे देश में हालात अभी काबू में हैं, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहां से खतरे की घंटी बज रही है। ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और केरल। आज सुबह 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 14,199 था। इन मरीजों में 6,971 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, यानी करीब 49%। महाराष्ट्र के बाद पिछले 24 घंटों में केरल में 4,070 लोग संक्रमित हुए, यानी कुल मरीजों का करीब 29%। इन दोनों राज्यों का आंकड़े जोड़ दें
तो देश में एक दिन में आने वाले नए मरीजों में 78% इन दोनों राज्यों के हैं। देश के इन दो राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार डराने वाली है। खास तौर से महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिन पूरे देश के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। सितंबर में देश में कोरोना ने पीक छुआ था जब रोज 90,000 से 1 लाख केस आ रहे थे, लेकिन उसके बाद हालात काबू में आए। नए मरीजों की संख्या तेजी से गिरी और लगने लगा कि अब कोरोना काबू में आ गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली लहर की तरह ही दूसरी बार कोरोना ने महाराष्ट्र से ही दूसरा हमला किया है। पिछले 6 दिनों की बात करें, जो कि बहुत खतरनाक आंकड़े हैं, मुंबई में वीकली केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीकली केसों में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बिगड़े हैं। इन ग्राफिक्स को जरा ध्यान से देखिएगा। 19% वीकली केस बढ़े हैं मुंबई में। ये सिर्फ मुंबई की बात कर रहे हैं। नागपुर में 33% वीकली केसेस में इजाफा हुआ है। अमरावती में 47% कोरोना के मामले बढ़े हैं। नासिक में 23% मामले बढ़े हैं। अकोला में 55% मामले बढ़े हैं एक हफ्ते के अंदर। यवतमाल में 48% मामले बढ़े हैं एक हफ्ते के अंदर। ये तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ परिस्थितियां जो है वो खतरनाक होती जा रही है। आपको याद होगा कि कोरोना की पहली लहर में मुंबई में जबरदस्त कोहराम मचा था। इस बार भी कोरोना के टारगेट पर देश की आर्थिक राजधानी ही है। 16 फरवरी को मुंबई में 461 नए कोरोना मरीज मिले थे, लेकिन 17 फरवरी से मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं तारीख के हिसाब से। 16 फरवरी को 461 मामले थे, 17 को 721, 18 को 736, 19 फरवरी को मामले बढ़ते गए, 19, 20, 21 को भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। यानी मुंबई में कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना का बढ़ना पूरे देश के लिए खतरे का सबब है, क्योंकि यहीं से देश भर में लोग आते जाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्यों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मरीजों की जांच में ये पता चला है कि इस वक्त भारत में कोरोना के तीनों स्ट्रेन के वायरस मौजूद है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह बने हैं। यही नहीं, कोरोना के घटते मामलों के चलते हुए ढिलाई और बदलते मौसम इसके फैसले की वजह बन रहा है। इसने महाराष्ट्र सरकार की परेशानियों पर बल ला दिया है। माफ करिएगा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की परेशानी की वजह समझी जा सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना केस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इसका क्या असर पड़ा है, पिछले एक हफ्ते के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 15 फरवरी को देश में कुल नए केस आए थे 11,649। इनमें से सिर्फ महाराष्ट्र में ही 4,092 मामले थे। 16 और 17 फरवरी को भी लगभग ऐसा ही ट्रेंड रहा। 18 फरवरी को देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या 12,881 रही, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 4,787 तक पहुंच गया। 20 फरवरी से कोरोना मरीजों की संख्या में फिर उछाल आना शुरू हुआ और देश में आने वाले कुल मरीजों की संख्या के करीब आधे मरीज महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में 22 फरवरी का आंकड़ा डराने वाला है। नए संक्रमण के मामले 7,000 के बेहद करीब पहुंच गए हैं और इसके चलते देश में 22 फरवरी को नए मरीजों की संख्या 14,000 को पार कर गई है। पिछले कुछ वक्त से पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में कोरोना काबू में आ रहा था। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। मंदिर खुल गए थे, धारावी में केस नहीं मिल रहे थे, रेस्टोरेंट खुल गए थे, लोकल ने रफ्तार पकड़ ली थी। मुंबई में जिंदगी भागने लगी तो लापरवाहियां भी इस बीच बढ़ने लगी।
नतीजा कोरोना को फैलने का एक बार फिर मौका मिल गया। अब सरकार की सख्त कदम उठाने की मजबूरी हो गई है। गिर गया मास्क, मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 मिनट से वही बता रहा हूँ। वो कुछ खा रहे थे पैसेंजर, वो कुछ खा रहे थे तो बोला भाई मैं बिस्किट खा रहा था, मैं बोला बोलना था ना। जो दिखता है तो हम लोग बोलते हैं सर मास्क लगाओ, तो बोलते जाओ नहीं लगाते। तभी वो बहस करते हैं, हम नहीं भरेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो मास्क लगाओ जाओ, तो हम लोग लगा लेंगे, हमारा सेफ्टी कर लेंगे, तुम्हारा बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो महाराष्ट्र, केरला, कई राज्यों में वापस थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। सावधानी बरतनी जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, अंतर रखना जरूरी है। महाराष्ट्र एक बार फिर खतरे की जद में है। राज्य के कई इलाकों में रोजाना आने वाले कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ये उछाल पिछले एक हफ्ते के दरमियान दर्ज की गई है। हालात ये हैं कि छगन भुजबल समेत राज्य सरकार के 5 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भुजबल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यही नहीं, कोरोना ने मंत्रालय में भी दस्तक दे दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में बढ़ते मामले देश की चिंता बढ़ा रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह है कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही। लेकिन अब सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार जल्द ही लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है। कुछ इलाकों में तो लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। अमरावती, अचलपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। अकोला, अकोट और मुर्तिजापुर में 23 फरवरी से लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। पुणे और नागपुर में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, राज्य में सभी सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। आखिर ये नौबत आई कैसे? मुंबई के तिलक नगर इलाके में हो रहे शादी समारोह का वीडियो देखिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी को कोरोना का डर नहीं। इस समारोह में कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं, जो लगाए हैं वो भी दिखावे के लिए। सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा है। अब बीएमसी ने सख्ती दिखाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। सीएम की मास्क लगाने की अपील के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में प्रशासन एक्शन में आ गया है। मास्क न लगाने पर लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी बेपरवाह हैं। कोरोना को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने मोर्चा लिया। देखिए किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी हैं आज से जो सार्वजनिक जगह है वहां पर मौजूद हैं, नजर बना के रखे हुए जो काम बीएमसी के कर्मचारी कर रहे थे, नजर बनाकर लोगों को पकड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से वो व्यक्ति मास्क मुंह के नीचे है, तो अब मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी लोगों को पकड़ रहे हैं, चालान कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर मास्क नहीं है, मास्क चेहरे के नीचे है, तो उनको लाया गया, उनसे चालान की बात की जा रही है। नियमों की अनदेखी कर लोग अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर जिंदगियों को कैद करना मजबूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन रिटर्न्स की खबर आपने तफसील से देखी। अब आइए आपको एक और बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, जो कि अन्य की कैटेगरी में आती है। बड़ी खबर है यह खुदकुशी का खतरा। आज ही मुंबई की एक बेहद चौंकाने वाली खबर और सामने आई। ये खबर परेशान भी करती है। दादर नगर हवेली के सांसद हैं मोहन डेलकर। उन्होंने मुंबई के एक होटल में आज खुदकुशी कर ली। डेलकर 7 बार से सांसद रहे हैं। उनकी छवि एक हिम्मती और मिलनसार राजनेता की रही। फिर ऐसा क्या हुआ जो किसी कमजोर क्षण में उन्होंने अपनी जान खुद ले ली? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई के होटल सी ग्रीन मरीन ड्राइव में उस वक्त लोग सन्न रह गए जब पता चला कि इसके कमरा नंबर 7 में सांसद मोहन डेलकर ने आत्महत्या कर ली है। आनन फानन में पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची और उस कमरे से लेकर पंखे तक की जांच शुरू हो गई, जिस पर लटककर सांसद मोहन डेलकर ने अपनी जान दे दी थी। एबीपी न्यूज को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहन डेलकर ने अपनी खुदकुशी के लिए कुछ बड़े राजनेताओं का नाम लिया है। डेलकर ने यह भी कहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और उनका अक्सर अपमान हुआ है। कई मौकों पर उनको बार बार अपमानित किया गया। डेलकर ने अपने सुसाइड नोट में अपने परिवार के लिए लिखा है सॉरी।
वैसे माना जा रहा है कि पिछले साल 15 अगस्त से ही वो काफी दुखी थे, जब उनके संसदीय क्षेत्र दादर नगर हवेली के पिलवासा में झंडा फहराने के लिए हुए कार्यक्रम में उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली थी। लेकिन असलियत क्या है, ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। देलकर सिर्फ 58 साल के थे। 1989 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो कांग्रेस से एमपी बने थे। उसके बाद 1991 और 96 में भी दादर नगर हवेली से जीत हासिल की। जीत 1998 में भी मिली, लेकिन पार्टी कांग्रेस की जगह बीजेपी हो गई। 2009 तक वो सांसद रहे और फिर 2019 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। बीते कुछ दिनों में पॉलिटिशियंस में भी आत्महत्या का ट्रेंड बढ़ा है। 5 राजनेताओं ने आत्महत्या की है। आज ही मुंबई में सांसद मोहन डेलकर साहब ने अपनी जान ले ली। 2020 में एमएस धर्मेगौड़ा, जो कि डिप्टी चेयरमैन थे कर्नाटक विधान परिषद के, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। 2019 के शिव प्रसाद राव पूर्व सांसद रहे, उन्होंने खुदकुशी की थी। 2016 में कालिखो पुल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने खुदकुशी की। 2015 में एन राजेंद्रन, जो कि पूर्व सांसद है, उन्होंने खुदकुशी की थी। यानी लगभग ऑन एन एवरेज हर साल एक नए व्यक्ति ने, पॉलिटिशियन ने खुदकुशी की है। अभी हमने जिनका नाम लिया, ये कोई साधारण लोग नहीं है। इन लोगों का समाज में रुतबा रहा है, सम्मान रहा है, बावजूद इसके इन्होंने आत्महत्या कर ली। दरअसल भारत में आत्महत्या की महामारी बढ़ती जा रही है। आपको दिखाते हैं, भारत में आत्महत्या की दर दुनिया की तुलना में 60% है। बढ़ती जा रही मानसिक रूप से बीमार रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। निम्न मध्यम वर्गीय लोगों वाले देश में आत्महत्या की दर ज्यादा है, ऐसा WHO का मानना है। सबसे ज्यादा आत्महत्या का मामला हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में ही है। हालांकि दादर नगर हवेली के सांसद थे, लेकिन खुदकुशी डेलकर साहब ने मुंबई में की। इंडिया चाहता है कि देश में मानसिक तनाव नाम की चीज ना हो। ये बहुत तेजी से महामारी का रूप लेती जा रही है। आत्महत्या का भूत इस देश के सर पर ना सवार हो। अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे आपने तीसरे नंबर पर रखा, यानी आपकी पसंद की तीसरे नंबर की खबर। ममता बनर्जी कैसे घर और बाहर चुनावी चक्रव्यूह में घिर गई हैं। इसको 15% लोगों ने आज इंडिया चाहता है कि पोलिंग में देखना चाहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग दिन पर दिन तीखी होती जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे चुनावी चक्रव्यूह में घिरती जा रही है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ममता की पार्टी में लगातार टूट-फूट हो रही है। उस पर से भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी पर कोयला घोटाले में सीबीआई का फंदा कस गया है। ममता के मंत्रियों पर जांच की आंच पड़ गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने के दौरे की हैट्रिक, यानी फरवरी में लगातार तीसरी बार कोलकाता जाकर ममता को घर में ही घेर लिया है। इसमें भी ताजा मामला ममता के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पर लगते आरोपों का है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अभिषेक पर सीबीआई की निगाहें भले चढ़ी हों, लेकिन निशाने पर तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है। ममता के भतीजे की पत्नी को सीबीआई ने समन भेजा। अभिषेक बनर्जी को ममता की पार्टी में नंबर 2 माना जाता है। अभिषेक को ममता का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अभिषेक की पत्नी पर सवाल उठने से चुनाव के माहौल में सियासी भूचाल आ गया है और इन सब से चोट हो रही है ममता की उस छवि पर जो उनको ईमानदार नेता बनाती है। हम आगे बढ़े उससे पहले देख लीजिए कि क्या है वो कोयला घोटाला जिसके छींटे ममता सरकार पर पड़ रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पर कोयला घोटाले का लगा संगीन आरोप उनकी सफेद सूती साड़ी पर कालिक की छींटे डाल रहा है। इनकी सादगी का इम्तिहान अब इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी पर लगे आरोप ले रहे हैं। बोला जाए तो एक झोपड़पट्टी से आके आलीशान मकान ठोक देना 10 साल में, और ऊपर से 50-60 बंगलो है कोलकाता में, तरह तरह की जगह, मतलब डिफरेंट जगह में। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ममता की पार्टी में उनके बाद सबसे ताकतवर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही माना जाता है।
पार्टी के कई बड़े नेताओं ने टीएमसी छोड़ी तो अभिषेक पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए, लेकिन उन आरोपों से न अभिषेक विचलित हुए न ममता। लेकिन अब चुनावी महासमर शुरू होने से ठीक पहले कोयला घोटाले की आंच ममता की चुनावी संभावनाओं को पिघला सकती है। रविवार को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ का नोटिस देने सीबीआई उनके घर पहुंची तो हड़कंप मच गया। 2-2.5 घंटे बाद सीबीआई की टीम रुजिरा की बहन मेनका के घर भी पहुंची, तब वो अपने घर पर नहीं थी। सोमवार को सीबीआई टीम फिर से मेनका के घर पहुंची। मामला महिला का है, इसलिए 8 सदस्यों वाली पूछताछ की टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। आज जो कुछ कोलकाता के सियासी गलियारों में हो रहा है, उसकी आहट तो पिछले साल 27 नवंबर को ही सुनाई पड़ी थी और इसे जमकर सियासी मुद्दा बना दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है। अब इस पूरे मामले को परत दर परत समझिए। पिछले साल 27 नवंबर को सीबीआई ने ईसीएल के कई कर्मचारियों के साथ कोयला तस्कर अनूप के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद से लगातार बंगाल के आसनसोल, रानीगंज, बांकुड़ा, पुरुलिया समेत कोयलांचल इलाके में सीबीआई छापेमारी तेज हुई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी पर ममता ने कड़ा विरोध जताया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला तस्कर लाला का नाम लेते हुए ममता से पूछा कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है। सीबीआई के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली कि अभिषेक बनर्जी के दाहिने हाथ विनय मिश्रा को लाला हर महीने मोटी रकम पहुंचाता था। ये रकम महीने के हिसाब से करोड़ों में होती थी। सीबीआई को संदेह है कि यही पैसा घुमा फिराकर रुजिरा और मेनका के विदेशी अकाउंट में भेजा गया। सर्कुलर नोटिस के बाद विनय मिश्रा तो फरार हो गया, लेकिन ऐन चुनावी घड़ी में सीबीआई जांच की तलवार ममता के सियासी कुनबे पर लटक गई। दरअसल इंडिया अब ये भी जानना चाहता है कि आखिर कौन है रुजिरा बनर्जी जिन पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं। आपको हम समझाते हैं। 2014 में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक से रुजिरा की शादी हुई थी। 2014 की बात है ये। उसके बाद कोलकाता में 1988 में जन्मी है रुजिरा, उनके बारे में बता रहे हैं। रुजिरा की स्कूलिंग कोलकाता में ही हुई है। आगे की पढ़ाई जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से ही रुजिरा ने अपनी पूरी की। अभिषेक और रुजिरा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। 2015 में सोना तस्करी का संगीन आरोप लगा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 किलो सोने के साथ रुजिरा पकड़ी गई थी। बैंकॉक से अवैध तरीके से सोना लाने का उन पर आरोप लग चुका है। ये मामला अभी भी सोना तस्करी, गोल्ड स्मगलिंग के केस में रुजिरा पर चल रहा है। इन सबके बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि बुआ मुख्यमंत्री हैं तो भतीजे अभिषेक ने अनाप शनाप कमाई की है। वैसे अभिषेक ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो हलफनामा दिया उसमें वो एक साधारण कमाई वाले आदमी ही लग रहे हैं। आपको ग्राफिक्स में दिखाते हैं कि क्या रहा अभी तक का आंकड़ा पति पत्नी के बारे में। 92,500 रुपए का कैश था अभिषेक के पास और रुजिरा के पास 87,300 रुपए कैश था। ये ऑफिशियल हलफनामा जो दिया गया। बैंक में 15,20,000 रुपए थे अभिषेक के, तो उनकी पत्नी रुजिरा के अकाउंट में 5,01,000 रुपए थे। LIC की पॉलिसीज 15,40,000 के पास अभिषेक के पास है, तो 4,66,000 की रुजिरा के पास है। गहनों की कीमत अभिषेक के पास करीब 97,500 रुपए के गहने थे, रुजिरा के पास करीब 22 लाख रुपए के गहने थे। कुल 71,40,000 रुपए अभिषेक की कमाई दिखाई गई है और 35,55,000 रुपए रुजिरा की कमाई दिखाई गई है। अब बंगाल में राजनीतिक लड़ाई का हथियार परिवार भी बन गया है। वैसे ये भी अजीब इत्तेफाक है कि बीजेपी की एक युवा महिला नेता कोकेन के साथ पकड़ी जाती है तो उसके 24 घंटे के अंदर ममता के भतीजे की पत्नी के खिलाफ सीबीआई की जांच पड़ताल तेज हो जाती है। पामेला गोस्वामी। शुक्रवार को बीजेपी के इस युवा चेहरे का नाम कोकेन कनेक्शन में सामने आया तो बीजेपी पर हमले का एक और मौका टीएमसी को मिला। सियासत में नहले पर तहला खूब चलता है।
पामेला के बैग और कार से पिछले शुक्रवार को 100 ग्राम कोकेन मिला। अभी कोकेन वाले आरोपों का सियासी नशा चढ़ ही रहा था कि ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी का नाम कोयला घोटाले में आया और सीबीआई इसकी जांच के लिए एक्शन में आ गई। अब टीएमसी कह रही है कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आ रहा है और बीजेपी के साथ कोई एलाय, कोई जोट संगी बचे नहीं है। उसका सिर्फ 2 एलआई है, सीबीआई और ईडी। उसको इस्तेमाल करेगा, जितना करेगा उतना ही हम इसको प्रतिरोध करेंगे, रुक के खड़ा होंगे। इससे हमें डराया नहीं जाएगा। दरअसल पामेला का मामला इसलिए भी संगीन हो गया है कि उसने बीजेपी महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता राकेश सिंह का नाम ले लिया। इस पर राकेश सिंह ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजा है कि 19 फरवरी को गिरफ्तारी के दिन पामेला गोस्वामी ने उनका नाम नहीं लिया था, बल्कि बाद में पुलिस कस्टडी में शायद पामेला पर उनका नाम डालने का दबाव बनाया गया। এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী, সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যদি আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। फिलहाल पामेला 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में है, लेकिन कोकेन कांड के बाद कोयले का छापा यही इशारा कर रहा है कि बंगाल चुनाव में शहमाद के अभी और भी खेल खेले जाएंगे। तो कोयला और कोकेन की लड़ाई पश्चिम बंगाल में चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की हैट्रिक ने और दिलचस्प बना दिया है। पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री 3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं। पहली बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती कार्यक्रम में वो गए थे। इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं पीएम मोदी की यात्रा की हैट्रिक है। पहली बार वो 23 जनवरी को पहुंचे जब नेताजी की जयंती का कार्यक्रम था, फिर 7 फरवरी को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में पहुंचे जब उनका प्रोग्राम लगा था, और आज तीसरी बार वो कोलकाता मेट्रो को नया विस्तार करने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता मेट्रो को नुआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक होते हुए नए विस्तार को हरी झंडी दिखाई। इस नए विस्तार से लाखों पर्यटकों एवं भक्तों को कालीघाट और दक्षिणेश्वर में स्थित विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने आज ममता बनर्जी पर आरोप भी लगाया कि वो मां दुर्गा की पूजा करने से लोगों को रोकती है। आज नाओपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। दक्षिणेश्वर से कोलकाता के कवि सुभाष या न्यू गड़िया तक मेट्रो से अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा, जबकि सड़क से यह दूरी 2.5 घंटे की है। देश में पहली बार देश के 2 पीएम एक ही मेट्रो लाइन के उद्घाटन से जुड़ गए। इंदिरा गांधी ने 1984 में कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन किया था, जो उस समय देश की पहली मेट्रो बनी थी। अब वो शुरुआती मेट्रो उत्तर दक्षिण लाइन कही जाती थी। इसी लाइन पर 2 नए स्टेशनों के जुड़ने को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। 1984 में जब कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उस समय पूर्व क्रिकेटर समरन बनर्जी मौजूद थे। वो लम्हे आज भी उनकी जहन में ताज़ा है। 84 में 37 साल पहले इंदिरा गांधी जब आया था, पहला दफ़े इंडिया में फर्स्ट टाइम मेट्रो रेल का उद्घाटन होगा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड था, बहुत आनंद में था। तो उस दिन हम हाजिर था वहाँ पे, हम आई वॉज विटनेस। इतना मज़ा आया था। सो वी फील प्राउड फॉर बंगाल, जो इतना बड़ा चीज़। देखिए पहले मेट्रो रेल तो हम सब सुनता था, विदेश में रहता है, कोई इंग्लैंड अमेरिका में रहता है, तो हम लोग को बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो हम बहुत मेट्रो रेल में सफ़र किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की जद्दोजहद चल रही है, तो पुडुचेरी में आज सरकार बचाने और गिराने की जद्दोजहद हुई, जिसमें कांग्रेस के नारायणसामी की सरकार चली गई। कांग्रेस की सरकार गिरने में इस्तीफा नीति काम आई है। कैसे इस्तीफा नीति ने सरकार गिरा दी, जरा इसको ध्यान से समझिए। कुल सीटें 30 है,
पुडुचेरी में, जिसमें नॉमिनेटेड 3 लोग हैं। कुल सदस्य 33 हो गए, 7 स्थान खाली हैं। अभी 26 लोग वहां पर हैं। बहुमत के लिए 14 चाहिए थे। ये जो खाली 7 जगह देख रहे हैं, ये विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई है। इन इस्तीफों के बाद पुडुचेरी में समीकरण सब कुछ बदल गए। अब देखिए, यूपीए के पास कुल 12 विधायक हैं। कांग्रेस 9, डीएमके 2, निर्दलीय 1, यानी बहुमत से 2 कम। वहीं एनडीए के पास अब 14 विधायक हो गए हैं। एआईएनआरसी 7, एआईएडीएमके 4, बीजेपी 3, यानी कुल 14 विधायक। बहुमत साबित करने के लिए जरूरत थी 14 विधायकों की, जो कि कांग्रेस या यूपीए के पास नहीं थे। एक वक्त में यूपीए के पास बहुमत हुआ करता था, लेकिन विधायकों के इस्तीफे के बाद बहुमत बचा ही नहीं। और इसके बाद नारायणसामी अच्छी तरह समझ रहे थे, इसीलिए विश्वास मत से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। Using those 3 people, the BJP government at the center, NR Congress and ADMK, wanted to dislodge our government. In that, they have succeeded by using the voting power that has been given to these 3 nominated MLAs. It is murder of democracy. It is not anywhere found in the country. And the people of Puducherry and the people of this country will teach them the lesson. कांग्रेस की नाराजगी की जरा वजह समझिए। पिछले दिनों पुडुचेरी में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। कुछ दिन पहले ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया गया किरण बेदी को। माना जा रहा है कि तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से चुनावी मुद्दा छीन लिया है। इसके बाद पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई बीजेपी की पूर्व नेता और तेलंगाना की मौजूदा गवर्नर तमिलसई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार देकर। नारायणसामी सरकार के खिलाफ कुल 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। वहीं बीजेपी कहती है कि नारायणसामी के नाकाम रहने से उनके विधायक उनको छोड़कर चले गए हैं। Main reason already past 5 years the government collapse, administration is failure, corruption is more. In even our BJP government, Modi ji government implement Awas Yojana and Ayushman Bharat and all the one ration card, one ration card, one shop scheme implement for all the state. In first government not implement in our Modi ji government. Main reason, this is the main reason. Today already all the public very happy. The ruling Congress government fall down. तो पुडुचेरी में तो सरकार गिर गई, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम नहीं गिर रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 2 दिन से रुके हुए हैं। हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया चाहता है कि तेल के दाम कम हो ताकि घर का बजट ना बिगड़े। पर गिन चुनकर 4 राज्य हैं जिन्होंने पेट्रोल के दाम पर राहत दे दी है। इनमें 2 तो चुनावी राज्य हैं, यानी जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और 2 दूसरे राज्य हैं। 1 रुपया घटाया है पश्चिम बंगाल ने। आज रात 12 बजे से घटे हुए दाम लागू हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनावों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में इस कदम को चुनावी चाल की तरह ही देखा जा रहा है। असम सरकार पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपए की कमी कर चुकी है। असम में भी इसी साल, या कहिए कि अगले 2 महीनों के भीतर चुनाव होने हैं, और ऐसे में सरकार पर तेल का खेल खेलने का आरोप लग रहा है। मेघालय की सरकार ने राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में 7 रुपए की कमी की है। वहीं राजस्थान सरकार 29 जनवरी को ही 2% वैट घटा चुकी है, जो कि बेहद मामूली है, पर दाम तो कम हुए हैं। यहीं से सवाल पैदा होता है कि बाकी राज्य इस तरफ कब ध्यान देंगे। इस बीच बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से अब मुंबई में रिक्शा और टैक्सी में सफर करना 1 मार्च से महंगा होने जा रहा है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में ऑटो और टैक्सी की कीमतों के बेस फेयर में 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑटो का नया बेस फेयर 21 रुपए होगा, जबकि टैक्सी का 25 रुपए होने जा रहा है। यानी सफर हर बार 3 रुपए महंगा हो गया है। टैक्सी और ऑटो चालक खुश हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, इसको भी आपको सुनवाते हैं। फेयर बढ़ा रहे,
मतलब ये लोग का सब बढ़ाने का चालू है, लेकिन कम करने का कुछ नहीं। आम आदमी तो ऐसे भी मर ही रहा है। कोरोना के हिसाब से पब्लिक ऐसे मरी है, और भाड़ा बढ़ाएंगे तो पब्लिक क्या करेंगे? खाने के पैसे नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे? पैसा बढ़ा रहे टैक्स रिक्शे का, उसमें से जॉब भी लोगों के जा रहे, तो कैसे चलेगा? अपना कमाई नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी कमाई बढ़ गई है। अरे आम जनता के ऊपर इतना असर हुआ, क्योंकि अभी मंदी इतनी चल रही है, आदमी सोचता है कि 5 रुपया कैसे बचावे, वो हिसाब से अभी आदमी कैसे करेंगे, मेरे को बताइए ना। ये पब्लिक और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि सबके तरफ से नजरिया देख के काम करना चाहिए। आम जनता त्रस्त है तो विपक्ष के नेता क्यों नहीं इस पर राजनीति करें। पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी साइकिल पर निकल पड़े। रॉबर्ट वाड्रा अपने दफ्तर तक साइकिल की सवारी कर पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आम लोगों के दुख को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी की तरह आवाज उठाने के लिए आम आदमी की तरह साइकिल पर आना जरूरी हो गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को बढ़ते तेल की दाम पर चिंता जताई है, चिट्ठी लिखी है। आम आदमी को समझना चाहिए, वो कोरोना के वैसे ही कोरोना के वजह से इतने मुश्किलों में है, और अब ये महंगाई के वजह से वो जीवन अपनी बिल्कुल बिता नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ना कुछ खिला पा रहे हैं, और उनकी मुश्किलें समझनी होगी तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, उनको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे ये आम आदमी हो जो मतलब कि महंगाई से परेशान हो गए हैं। मैं फिर से बोलूंगा, मैं तभी बोल सकता हूं उनके लिए, अगर मैं रोड पे आऊंगा, साइकिल पे आऊंगा और मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठूंगा। जो वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने टीवी पर, वो खाली बोल रहे हैं अपने एयर कंडीशन गाड़ी में। आप आइए, बाहर आइए। और इंडिया चाहता है, मैं बात चीन की करते हैं। चीन ने भले ही कुछ इलाकों से अपने पांव पीछे कर लिए हो, लेकिन कुछ इलाकों को लेकर अभी तक वो अड़ा हुआ है। मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत में 16 घंटे की माथापच्ची के बाद भी चीन कुछ इलाकों से पीछे हटने को राजी नहीं है। कोर कमांडर बैठक के एजेंडे में डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग का था। सूत्रों के मुताबिक चीन डेप्सांग प्लेन से वापसी पर राजी नहीं है। डेप्सांग का विवाद 2002 से नहीं सुलझ पाया है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर हल निकलने की उम्मीद। हालांकि भारत और चीन दोनों ने ही साझा बयान जारी कर पहले दौर के डिसएंगेजमेंट और एलएसी के दूसरे इलाके में विवाद खत्म करने को अच्छा आधार बताया है। चीन से जुड़ी यह खबर विस्तार से आप 9 बजे में मास्टर स्ट्रोक में रूबिका के साथ देखिएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं आज के शब्द की, वो शब्द जिसके साथ रोज सुबह ट्विटर पर मेरे दिन की शुरुआत होती है। आज जो शब्द मैंने पोस्ट किया है वो है प्यार। इस शब्द से जुड़े ढेर सारे संदेश मुझे मिले। यूं तो सारे ही संदेश प्यार से भरे थे, लेकिन वक्त की मजबूरी के चलते हमने 2 संदेशों को चुना है। पहला संदेश संजय कुमार सिन्हा का है। वो लिखते हैं, प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। दूसरा संदेश कमल मुटडेजा का है, जो देश के लिए अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। मेरा प्यार भी भारत है, इकरार भी भारत है, भारत ही मेरी जाने तमन्ना, भारत ही मेरी सांसों में। कहते हैं कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन प्यार को लेकर जैसी भावनाएं आ रही हैं, उससे कहा जा सकता है कि युद्ध में तो सब कुछ जायज हो सकता है, लेकिन प्यार में नहीं, क्योंकि युद्ध में आक्रमण होता है, प्यार में समर्पण होता है। युद्ध में लोग किसी दूसरे को मिटाकर जीतते हैं, प्यार में खुद को मिटाकर जीत जाते हैं। तो प्यार के इन्हीं खुशनुमा एहसास के बीच हम आपको छोड़े जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।